आज हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, एक नॉर्मल हार्ट फंक्शन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है या ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तो अभी हम उन कॉजेज़ की बात करेंगे जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो सबसे पहला कॉजेस है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस 90% इस्चेमिक हार्ट डिजीज केसेस को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या है? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में जो एरिथ्रोमा होता है वो फाइब्रोफैटी प्लेक का बना होता है, जो कि इंटीमल लेयर ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। मतलब ब्लड वेसल्स का जो इंटीमल लेयर होता है, मतलब इनर मोस्ट लेयर, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इस डिजीज को बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस अगर कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD। जो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में जो प्लेक बनता है, फाइब्रोफैटी प्लेक, वो दो टाइप के होते हैं, तो स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल मतलब फिक्स्ड, वो एक फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब हाइपरटेंशन हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। जैसे कि अगर हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन का, तो ये कोई ब्लड वेसल्स है, ये इसका इंटीमल लेयर है, ये नॉर्मल एंडोथेलियल है, और ये एबनॉर्मल। यहाँ पे ये फाइब्रो फैटी एसिड डिपॉजिट है, एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स। ये जो इसमें कैप होती है ये थिक होती है, इस थिकनिंग की वजह से ही ये इतना स्टेबल रहता है। और बाद में यहाँ पे ब्लड वेसल जनरेट हो जाती है, जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अगर यही ऑब्स्ट्रक्शन 70% ल्यूमेन को, अगर ये एक ल्यूमेन है, उसको 70% से ज़्यादा, इसे 70% ऑब्स्ट्रक्ट करती है ल्यूमेन स्पेस को, तो उसको इस्कीमिया जो डेवलप होगा वो सिर्फ तभी डेवलप होगा जब बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। जैसे किस टाइम पे? एक्सरसाइज के टाइम पे, के टाइम पे बढ़ेगी। अगर यही ऑब्स्ट्रक्शन 90% से ज़्यादा हुआ तो उसको जो इस्कीमिया प्रोड्यूस होगी वो कभी हो सकती है, इवन ड्यूरिंग रेस्ट, क्योंकि उसमें जो ब्लॉकेज है वो 90% तक है। सपोज दिस, तो जो ब्लड का फ्लो होगा वो सिर्फ इस एरिया से होगा, 10% के एरिया से। अब चलते हैं अनस्टेबल एरिथ्रोमेटस प्लेक के ऊपर। ये अनस्टेबल एरिथ्रोमेटस प्लेक, इसमें क्या होता है कि जो हमने ये फाइब्रोफैटी प्लेक देखा था वो स्टेबल नहीं होता है, मतलब थोड़े से भी स्ट्रेस में वो टूट जाता है, रप्चर हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं एरोजन और अल्सरेशन और फिशरिंग और रप्चरिंग में क्या डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में। ये हमारा कोई भी एक प्लेक है, और ये इंटीमल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस पे अगर यहाँ का जो एंडोथेलियल सेल है सिर्फ यही डैमेज होता है, मतलब ये सेल, ये वाला एरिया
डैमेज हो रहा है और इसके नीचे जो एंडो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक्सपोज हो रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो एक्सपोज हो रही है, तो इसको बोलते हैं इरोजन या अल्सरेशन। अगर इसी प्लेक में ये एंडोथीलियल लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों एक्सपोज हो रही है और हमको ये दिखता है एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड, तो उसको बोलते हैं फिशरिंग या रप्चरिंग। जैसे कि इस टाइप के लीजन को क्या बोलते हैं, रप्चर या फिशरिंग। अगर किसी भी प्लेग में ये इरोजन, अल्सरेशन या फिशरिंग या रप्चर होता है तब क्या होता है। सपोज ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये फाइब्रोकार्टिलेज, इसमें रप्चर हुआ है। ओके, रप्चर होने के बाद जो लिपिड्स है ये एक्सपोज हो गया, लिपिड एक्सपोज हो गया है और एंडोथीलियल सेल्स की लाइनिंग वो डैमेज हो गई है, तो फिर क्या होगा कि जो जो प्लेटिलेट्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं वो यहाँ पे आकर स्टिक हो जाएंगे, और इस स्टिकिंग को ये प्लेटिलेट और एक्सपोज एरिया के साथ जो प्लेटिलेट का स्टिकिंग है इसको बोलते हैं एडिशन। अब ये जो प्लेटिलेट है ये प्लेटिलेट फैक्टर 3 और 4 एपिनेफ्रिन, एडीएच या प्लेटिलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होगा और प्लेटिलेट्स आएंगे। इसको बोलते हैं प्लेटिलेट एग्रीगेशन। अब जो टिश्यू फैक्टर रिलीज हो रहा था वो प्लेटिलेट एग्रीगेट्स के ऊपर फाइब्रिन डिपॉजिट करेगा, यह फाइब्रिन जो कि फाइब्रिनोजन से कन्वर्ट हुआ है। इसको बोलते हैं कोगुलेशन। रप्चरिंग और अल्सरेशन मिलके क्या कर रहे हैं, एडिशन और प्लेटिलेट एग्रीगेशन। सीधा लिखें, और फिर कोगुलेशन। इन दोनों को क्या बोलते हैं, प्लेटिलेट एग्रीगेशन, या ये तो फिनोमिनन है लेकिन ये इसको प्लेटिलेट एग्रीगेट्स भी बोलते हैं। प्लेटिलेट एग्रीगेशन क्या है, स्टिकिंग ऑफ प्लेटिलेट्स ऑन प्रीवियस प्लेटिलेट, ये प्लेटिलेट एग्रीगेशन है।
और कोगुलेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। अब इन दोनों को, ये फाइब्रिन और ये प्लेटिलेट्स एग्रीगेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कैसा होता है कि जब अनस्टेबल एरिथ्रोमेटस प्लैक में इरोजन या अल्सरेशन या फिशरिंग या रप्चरिंग होता है, तो वो क्या करता है, प्लेट एडिशन के बाद प्लेटिलेट एग्रीगेशन, और प्लेटिलेट एग्रीगेशन के बाद कोगुलेशन, और फिर इस तरह से थ्रोम्बस बनता है। एक और इसमें चेंजेस होता है इंट्राप्लेक हेमरेज। इंट्राप्लेक हेमरेज क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये प्लेक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। ये ब्लड वेसल्स इतनी थिन होती है कि ये हल्की सी भी स्ट्रेस के बाद ये रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और ये यहाँ पे ब्लड प्रोड्यूस करती है, जिसको हेमरेज बोलते हैं। और ये ब्लड इसका साइज बढ़ा देती है ऑब्स्ट्रक्शन का। तो हमने देख लिया कि इंट्राप्लेक हेमरेज भी क्या होता है। ये 3 फैक्टर, इरोजन, अल्सरेशन, फिशरिंग, रप्चरिंग और इंट्राप्लेक हेमरेज फैक्टर है जो कि एक स्टेबल प्लाक को भी अनस्टेबल प्लाक में कन्वर्ट करती है। अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से कॉजेस है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देती है मायोकार्डियल टिश्यूज के लिए और इस्चेमिक हार्ट डिजीज प्रोड्यूस करती है। ये सेकेंड पॉइंट, कोरोनरी ऑस्टियल स्टेनोसिस। कोरोनरी ऑस्टियल स्टेनोसिस क्या होता है कि जैसे कि ये अयोटा है। अयोटा के जस्ट नीचे से ही यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी होती है। ऑस्टियल स्टीनोसिस, कोरोनरी ऑस्टियल स्टीनोसिस में क्या होता है कि ये जो आयोटा है इसकी वॉल में इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फ्लेमेशन कोरोनरी आर्टरी तक या कोरोनरी आर्टरी के ओपनिंग पे आया और इसको भी इन्फ्लेम कर देता है, और ये इन्फ्लेमेशन एक फाइब्रोसिस की प्रोसेस में जाता है। फिर ये एक इसका जो ओपनिंग है या कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन जहाँ से होता है आयोटा में, वो वहाँ पे क्या हो जाता है, फाइब्रोटिक स्टीनोसिस। मतलब कि इसका जो ओपनिंग है या ल्यूमेन का ओपनिंग है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसको बोलते हैं फाइब्रोटिक स्टीनोसिस। और फिर ये मायोकार्डियल इस्चीमिया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कम ओपनिंग है, कम ब्लड जाएगा, लेकिन अगर डिमांड बढ़ा रहेगा मायोकार्डियम की तो इस्चीमिया प्रोड्यूस करेगा। ये इन्फ्लेमेशंस एक ये प्रोड्यूस करते हैं ल्यूटिक आयोटाइसिस नाम का बैक्टीरिया। अब सेकंड कॉज पे आते हैं, आयोटिक डाइसेक्शन। आयोटिक डाइसेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि ये आयोटा है, ये आयोटिक वाल्व है, और ये माइट्रल वाल्व है। मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम में ये कोरोनरी आर्टरी। क्या होता है कि ये जो आयोटा है इसकी वॉल रप्चर हो जाती है,
और रप्चर के कारण ब्लड जो है वो अंदर आ जाता है। फिर ये जो ब्लड अंदर जो आता है दोबारा से यहाँ पे डाइसेक्शन करता है और डाइसेक्शन से ब्लॉकिंग स्टार्ट करता है। ये कॉमन होता है हाइपरटेंशन पेशेंट में। अगला देखते हैं कोरोनरी वेस्कुलाइटिस। तो वेस्कुलाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स, या इसमें कोरोनरी वेस्कुलाइटिस में होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इसमें क्या होता है, जो आर्टरी की वॉल होती है वो इन्फ्लेम हो जाती है और स्वेल हो जाती है, और कभी कभी हाई प्रेशर के कारण, ये जैसे कि आर्टरी है, यहाँ पे कोई आर्टरी है, वहाँ पे अगर स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग, तो ये स्वेलिंग अंदर की तरफ प्रोट्रूड कर देती है। अंदर की तरफ प्रोट्रूड कर देगी तो अंदर का ल्यूमेन कम हो जाएगा, या एक तरह का ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है जो कि ब्लड को बाहर जाने में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। फिर कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्वेलिंग है या जो इन्फ्लेमेशन है ये वेसल्स की इंटीमल लेयर को डैमेज कर देता है, जो कि इंटीमल लेयर डैमेज होने के बाद ये थ्रोम्बोजेनिक बन जाती है, जो कि फिर थ्रोम्बस यहाँ पे अटैच हो सकता, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है और फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पैदा करती है। ये ज़्यादातर हमारा पॉलीआर्ट्रिस नोडुसा में होता है और कवासाकी डिजीज़ में होता है। ये जो आर्टीरियल वेस्कुलर डिजीज़ है जो कि कोरोनरी आर्टरी को भी इन्वॉल्व कर लेती है। अब हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं कि एम्बोलिज्म सबको पता है, ये थ्रोम्बस अगर यहाँ से डिटैच होके कहीं गया और वहाँ जाके ब्लॉकिंग कर देता है तो ये एम्बोलिज्म होता है। जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस अब वहाँ से डिटैच होके कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कर सकता है। फिर पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज आरबीसी के इंक्रीज होने से क्या होगा, ब्लड का विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है तो जो ब्लड पासिंग, मतलब कि एक कोरोनरी आर्टरी से ब्लड जो पास होता है वो स्लो हो जाएगा, जिसके कारण स्कीमिया डेवलप हो सकता है। सीवियर एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो गया